गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए चल रहा था उस समय। तो ये हुआ, मेड द रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल एंड दस जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है और इस ग्राउंड पर आपको कोई फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, इसको जस्टिफाई किया जाएगा। कोर्ट में भी आप पहुंचो, लेकिन कोर्ट इसको मानेगी कि हाँ ये सही है, क्योंकि अमेंडमेंट करके ये सब प्रोविजन जोड़ा गया है। अब देखो फिफ्थ वन क्या है, प्रोवाइडेड दैट स्टेट trading and nationalization of any trade or business by the state is not to be invalid on the ground of violation of right to trade or business। मतलब वही बात जो मैंने बोला, कोई ट्रेड कर रही है सरकार खुद, कोई बिजनेस कर रही है, तो इस ग्राउंड पर आप पहुंच जाओगे। या कोई किसी प्रॉपर्टी को नेशनलाइज कर दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, मतलब नेशनलाइज करने का मतलब वो सरकार अपने अंदर ले ली, तो आप पहुंचोगे कि हमारा प्रॉपर्टी का राइट है, सरकार ऐसे कैसे कर सकती है, तो या हमारा ऑक्यूपेशन का राइट है। तो एक ग्राउंड पर
कि वेलफेयर के लिए, देश को भलाई के लिए, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए सरकार ये सब चीज़ें बिजनेस कर सकती है, नेशनलाइज कर सकती है। ठीक है। तो हालांकि यहाँ तो बहुत सारा चीज़ नेशनलाइज नहीं, वो बाद में धीरे धीरे बहुत सारा बैंकिंग, इंश्योरेंस आप देखोगे, मैं बाद में इकोनॉमिक्स में बताऊंगा, चाहे पहले भी बताया है मैंने। तो धीरे धीरे सरकार नेशनलाइज कर रही थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा तो प्राइवेट प्रॉपर्टी था भी नहीं इंडिया में, तो क्या नेशनलाइज करते। जब प्राइवेट ग्रोथ होने लगा तो बाद में सरकार का दिमाग खुलने लगा कि भाई प्राइवेट इसको नेशनलाइज करेंगे तो कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, कहीं ज़्यादा देश के लिए भला अच्छा रहेगा। तो क्या हुआ, कुछ समय अच्छा भी हुआ, बाद में धीरे धीरे कंडीशन डिटीरिएट होते गया, डगमग होती गई। 1991 तक बहुत हम पीछे चले गए, रिसेशन वो सब पता ही है। फिर उसके बाद हम फिर प्राइवेटाइजेशन की ओर फिर बढ़ना शुरू किए, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब लिबरल हो गए, लिबरल मतलब हम व्यापार को ओपन कर दिए, कंट्री को ओपन कर दिए, कोई भी हमारे पास आराम से आके बिजनेस कर सकता है, उतना लाइसेंस उतना रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनियां, सिर्फ सरकारी कंपनी नहीं, बाहर से प्राइवेट कंपनियां, हमारे यहाँ भी प्राइवेट कंपनियां चल सकती, खोल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब दूसरे स्टेट नहीं, बाहर के दूसरे कंट्री के लोग भी, और हम दूसरे कंट्री के साथ भी ओपनली व्यापार कर सके, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, तालमेल, झोल झाल उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे। ये हुआ एलपीजी। ये हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट। अब देखो ये है सेकंड अमेंडमेंट एक्ट। एक साल बाद फिर एक अमेंडमेंट हुआ। अब इस अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया, ये है सेकंड अमेंडमेंट। यहां से री एडजस्टेड द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा बाय प्रोवाइडिंग दैट वन मेंबर कुड रिप्रेजेंट इवन मोर देन 7,50,000 पर्सन। मतलब पॉपुलेशन बढ़ता गया, तो पहले क्या था कि कम से कम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 7.5 लाख का पॉपुलेशन चाहिए। उतना पॉपुलेशन से ज़्यादा रहेगा तो ही वहाँ एक एमपी का सीट दिया जाएगा। मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना, कम से कम इतना होना चाहिए। नहीं नहीं, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, सॉरी, कम से कम नहीं, मैक्सिमम 7.5 लाख पॉपुलेशन, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो एमपी का सीट बढ़ जाएगी, 2 एमपी हो जाएगा वहाँ करेंगे। लेकिन ये कहा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और तो कहा कि वन मेंबर कुड रिप्रेजेंट इवन मोर देन 7.5 लाख ऑफ पर्सन। 7.5 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 8 लाख पे 9 लाख है, तो भी वहाँ एक एमपी को सीट दिया जा सकता है। मैं बता दूं क्या कि ऐसा स्टेट जहां 60 लाख से कम पॉपुलेशन है, जहां 60 लाख से कम पॉपुलेशन है, 60, तो उस स्टेट में जो हम नॉर्मल कंस्टिट्यूएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि किसी स्टेट में कंस्टिट्यूएंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है, कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी दिया गया कि पार्टिकुलरली मान लो कि अगर 20 लाख का पॉपुलेशन है तो वहाँ एक एमपी रहेंगे। लेकिन जहाँ या जहाँ अगर 5 लाख है तो वहाँ एक एमएलए का सीट दिया जाएगा। लेकिन जिस स्टेट का पॉपुलेशन 60 लाख से है तो वहाँ नॉर्मल जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कंस्टिट्यूएंसी बांटने का, उस केस में नहीं होता है, जिस स्टेट का पॉपुलेशन 60 लाख है से कम हो। तो ये प्रोविजन डाला गया था ताकि ऐसे डालकर, क्योंकि ऐसे किया जाएगा पॉपुलेशन वाला जो है, तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पॉपुलेशन जो है 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, तो उनको पता चला कि एमएलए की सीट बहुत कम मिली या एमपी की सीट मिली तो बहुत कम मिली, तो वो बाकी स्टेट वाला फॉर्मूला वहाँ अप्लाई नहीं होगा जिसकी पॉपुलेशन 60 लाख से कम है। ये यहाँ की बातें नहीं है, मैं जनरल बता रहा हूँ, वो बाद में कहीं ना कहीं आपको ये पार्लियामेंट में पढ़ने को मिलेगा। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट, ये तो ऐसे ही उस समय के हिसाब से चलो, उस समय का 4-5 साल में एग्जाम आता तो अलग बात है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ा तो अब बताया गया कि 7.5 से ऊपर भी पॉपुलेशन होगा, 7.5 लाख से ऊपर पॉपुलेशन तो भी
उसको माना जाएगा, एक सीट वहां प्रोवाइड किया जाएगा। इंपावर द पार्लियामेंट टू कंट्रोल द, कहा गया, readjust the scale of representation in the Lok Sabha by providing that one member could represent more than 7,05,000 person in constituency। फर्स्ट में सब काम वाली बातें थी, दूसरी अमेंडमेंट में कुछ काम वाली बातें नहीं है। अब देखो थर्ड अमेंडमेंट एक्ट अब 2 साल बाद हुआ 1954 में। देखो ईयर याद रखने की जरूरत है, लगभग जहां मैं बोलूंगा याद रखने की वाली बात है। अभी सेकंड वाला को बोला याद रखने की बात नहीं, याद नहीं रखना है। फर्स्ट वाला हाँ 51 वाला अमेंडमेंट। अब देखो 54 में थर्ड अमेंडमेंट एक्ट, अब इसमें क्या याद रखने की बात है क्या नहीं। देखो ये है empowered the parliament to control the production supply and distribution of food stuff cattle fodder। देखो empower the parliament to control the production supply and distribution, मतलब या तो पार्लियामेंट को पावर होगा को खुद से प्रोडक्शन कर सकते हैं, खुद से सप्लाई करे, या खुद से सप्लाई मतलब इधर उधर बेचना और खुद से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। किसका? फूड स्टफ का, खाने पीने वाली चीजें का, गाय भैंस के चारा का, रॉ कॉटन का, कच्चा कॉटन एंड कॉटन की सीड का एंड रॉ जूट का, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो उस समय जरूरत था लोगों की भूखमरी थी, खाना का प्रोडक्शन भी कम था, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम भी कम थे, हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी, एग्रीकल्चर भी था लेकिन उतना डेवलप नहीं था कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हो। तो ऐसे केस में सरकार खुद इनिशिएटिव ले रही थी कि हम खुद प्रोडक्शन करेंगे, स्टोर करेंगे, लोगों के बीच पीडीएस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दूसरे कंट्रीज से खरीदेंगे ऐसे। तो सरकार को ये जरूरी था ये लाना, तो ये अमेंडमेंट सरकार ने लाया। अब देखो ये जरूरत नहीं है इस अमेंडमेंट को भी याद करने की आपको जरूरत है, ये तो अभी भी जान रहे हो कि सरकार ये काम करती है ना भाई। पीडीएस सिस्टम अभी जान रहे हो कि पीडीएस कर रहे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर रही है। अब सरकार है जो खेती करवाना वो नहीं करती है, आम आदमी खेती करते हैं, उनसे हम कम प्राइस में सरकार या कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस में उनसे प्रोक्यूर करती है और लोगों को बांटती है। अन्न का बांटना, डिफरेंट स्कीम चलता है, अंत्योदय स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, वॉट एवर, बहुत सारे नाम, डिफरेंट स्टेट में अलग, सेंट्रल लेवल पे अलग, राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसे स्कीम। तो सरकार तो ये सब करती है। तो उस समय सरकार को जरूरत था तो इसमें अमेंडमेंट लाया गया। ये आपको याद करने की ईयर वाइज जैसे कुछ जरूरत नहीं, पहला वाला रखोगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिया है, लेकिन रीडिंग जरूरी है एक बार कि पढ़ लेना कि हाँ क्या चला था, क्या हो रहा था। क्योंकि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ किसको याद करना किसको नहीं याद करना, क्योंकि इतना सारा अमेंडमेंट है ना, तो याद करोगे भी तो भूल जाओगे। तो समझना जरूरी है, लेकिन जिसको याद पर्टिकुलर रखना है उसको मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। अब देखो अब थर्ड अमेंडमेंट हुआ, अब है फोर्थ अमेंडमेंट है 1955 का। तो इसका प्रोविजन देखते हैं यहाँ क्या है। हाँ इसके फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं, मेड द स्केल ऑफ कंपनसेशन गिवन इन लीव ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट। यहाँ देखो मतलब सरकार ने किसी के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया और उसमें कंपनसेशन दे रही है, तो उस कंपनसेशन में अब कोर्ट में आप नहीं चले जाओ कि कंपनसेशन दिया गया जो कम दिया गया ज़्यादा दिया, इस पर कोर्ट जांच पड़ताल करे। यह अमेंडमेंट लाया गया क्योंकि सब लोग, सरकार के पास भी पैसे कम थे, सरकार सबसे एक्वायर कर रही थी, ठीक है। तो अब सबको कंपनसेशन दे या सबके मनमाना कंपनसेशन अगर दे तो सरकार के पास तो खुद नहीं, सरकार तो ऐसी कम है अपने पास, हमारा खजाना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि सब तो लूट के चले गए थे अंग्रेज। तो अगर ऐसे करके कोर्ट में पहुंचने जाए तो सरकार कहाँ से ले, सरकार को विदेश से कर्जा लेना पड़ेगा। अल्टीमेटली लोगों को सरकार का चिंता नहीं है, लोगों का देश का चिंता नहीं है, लोगों को तो अपना चिंता है कि हमें कैसे भी मिल जाए, हमारे कंट्री के पास रिसोर्सेज है कि नहीं, सरकार के पास मतलब सरकार देश के खजाने में है कि नहीं, उससे मतलब तो लोगों को नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या ये अमेंडमेंट लाया गया कि बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट, इसमें स्क्रूटनी नहीं करेगी, ठीक। तो सेकंड पॉइंट देखो, ऑथराइज द स्टेट टू नेशनलाइज एनी ट्रेड, मतलब कोई भी ट्रेड को नेशनलाइज कर सकता है। नेशनलाइजेशन की बात यहाँ ऊपर वाले भी बात की थी नेशनलाइजेशन की। थर्ड पॉइंट है इंक्लूडेड सम मोर एक्ट इन द 9th शेड्यूल, मतलब जरूरत था और एक्ट को धीरे धीरे लैंड रिफॉर्म एक्ट और भी स्टेट का जो एक्ट था उसको इंक्लूड करके, ताकि जुडिशियल रिव्यू ना हो। एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 31A सेविंग ऑफ लार्ज,
तो 31 वाला मैं बोला कि इसमें एक्सटेंड मतलब एक्विजिशन करने का जो सरकार का था, प्रॉपर्टी एक्विजिशन करने का, स्टेट जो एक्विजिशन करने का मतलब जमीन जागीर जागीर किसी को एक्वायर, सरकार को एक्वायर करने का जो हक था उसको और बढ़ाया गया इसमें, और कुछ कुछ प्रोविजन जोड़े गए। जैसे बोला ना शुरू में था खाली जमीन को ही करेगी, तो किसी को प्रॉपर्टी को भी कर सकता है, किसी कंपनी कंपनी को भी कर सकती है, सरकार ले सकती है, किसी को सरकार माइनिंग जो लीज है उस पर भी मतलब उस पर भी पूरा चाहे तो पूरा कंट्रोल कर ले, माइनिंग जो माइंस पर जो है अधिकार। तो वो सब चीज़ धीरे धीरे डिफरेंट एक दो ऐसे जोड़ते गए, तो कहने का मतलब ये था। तो इसमें कुछ याद करने की बातें, कुछ बातें, तो बस इतना समझने की बात है कि उस समय ये सब चीज़ें चल रही थी। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन इसमें कोई पॉइंट रख के पूछा नहीं जाएगा आपसे कि कब किस एक्ट के द्वारा ट्रेड को नेशनलाइज किया गया और किस एक्ट के द्वारा जब ये कहा गया। हाँ इतना कर सकते हो कि कोई स्क्रू ये वाला थोड़ा ये बोला बात कि किसी के एक्वायर करती है सरकार, एक्विजिशन करती है किसी प्रॉपर्टी को तो इसमें कंपनसेशन के लिए स्क्रूटनी नहीं किया जाएगा। इसको थोड़ा बहुत जान सकते हो कि 1955 में 55 में बस इतना जानू, फोर्थ अमेंडमेंट फिफ्थ अमेंडमेंट उतना नहीं, 55 में ऐसा प्रोविजन कुछ लाया गया था। अब बाकी बीच वाला जो है कोई याद करने की चीज़ नहीं है, फूड स्टफ ये सब पर कंट्रोल कर लेगी, खुद से प्रोडक्शन करेगी। और सीट को कहा गया कि 7 लाख से 7.5 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो भी एक मेंबर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नॉर्मल। अभी तो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको भी जानने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला में काम का था, फोर्थ वाला में आपका इतना ही रहा। अब चलते हैं 55 में, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 55। इसमें क्या है देखो, empower the president to fix the time limit for the state legislature to give their view on the proposed central legislation affecting area boundary and name of a state। देखो आर्टिकल 1 यूनियन के बारे में, यूनियन में कौन कौन से आएंगे, सेंट्रल का जो टेरिटरी है, स्टेट की जो टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी जो है उसकी पार्टिकुलरली उसका। साथ में आर्टिकल 2 की आर्टिकल 2 इस्टेब्लिशमेंट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट उसके बारे में था। आर्टिकल 3 एरिया को मॉडिफाई करना, अल्टर करना, 2 स्टेट को जोड़ना, स्टेट को बड़ा करना, वो था। अब ये कहा रहा है कि जब किसी स्टेट को हम एरिया को बाउंड्री को बड़ा करेंगे, 2 स्टेट को मर्ज करेंगे, तो उनके पास प्रपोजल सेंटर भेजेगी उनका ओपिनियन के लिए। तो उनको एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया कि empower the president to fix the time limit for the state legislature to give their view on the proposed central legislation। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेशन जो बना रहे हैं इसमें इस स्टेट के, आपका स्टेट को एरिया बाउंड्री को अफेक्ट होगा, तो इसमें आप अपना प्रपोजल क्या देना चाहते हैं, कि इस प्रपोजल क्या दोगे कि ये एरिया मेरा मत लीजिए, ये एरिया लीजिए, इसका कम लीजिए, हम वो दूसरे स्टेट का ये एरिया हमें मर्ज कर दीजिए। तो इतने टाइम में आपको ओपिनियन देना है। लेकिन ये भी ओपिनियन दे दिए टाइम में, लेकिन ओपिनियन को माने या ना माने ये सेंटर की है, सेंटर की बस में है। चाहे तो कोई ओपिनियन को ना माने या जो ओपिनियन दिया कुछ पार्ट को माने। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। एक बात और, एरिया बाउंड्री को जब भी अल्टर करने वाली जो प्रपोजल लाया जाएगा वो उसमें प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का चाहिए। मैं जस्ट अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ। तो रिकमेंडेशन चाहिए और टाइम लिमिट फिक्स कर दिया कितना टाइम में आपको ओपिनियन देना है। जैसे जब स्पेशल मेजोरिटी वाली बिल जब स्टेट के पास जाती है जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, उसमें स्टेट को कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया है कि इतने टाइम में आपको रेटिफाई करना है। तो जो स्टेट दे दिया अपना रेटिफिकेशन, अगर हाफ ऑफ स्टेट पूरा हो गया, जैसे ही हाफ स्टेट, तो वो बिल मान लिया जाएगा कि वो स्पेशल मेजोरिटी उसको मिल गई। यहाँ टाइम लिमिट दिया गया है, इस टाइम में आप अपना ओपिनियन देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो भी ठीक। तो ये जानने की जरूरत है। ये आपको 55 में फिफ्थ अमेंडमेंट हुआ, तो ये वाला टाइम फ्रेमवर्क जो फिक्स हुआ किस अमेंडमेंट से इस अमेंडमेंट से। शायद मुझे भी एग्जैक्ट ध्यान में नहीं, जब मैंने यूनियन टेरिटरी पढ़ाया था तो ये पॉइंट को तो वहाँ आया था डिस्कस, तो उसमें शायद मैंने ये बताया होगा कि ये फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट से इसको जोड़ा गया है। तो इसको याद रखने की बातें हैं। अब देखो सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1956। अब देखो 56 जो अमेंडमेंट हुआ
अभी है 6th में, हाँ। तो 5th अमेंडमेंट, छठा अमेंडमेंट हुआ 1956 में। देखो, इंक्लूडेड ए न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में एक नया सब्जेक्ट आया, टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेल, टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड रिस्ट्रिक्टेड द स्टेट पावर इन दिस रिगार्ड। अब यहाँ जानने की जरूरत है, जब इंटर स्टेट कोई ट्रेड हो रहा हो दो स्टेट के बीच में, ऐसे केस में टैक्स कितना लगाना है तो ये डिसाइड सेंटर करती है, और ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट आता है। इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट क्वारंटाइन, इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट यहाँ ट्रेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स कहने का मतलब वो भी रहेगा ऐसा, तो उस पर कानून बनाने का काम किसका है? यूनियन का है। तो ये सब्जेक्ट जोड़ा गया यूनियन लिस्ट में, तो इसको भी आपको 6th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए मतलब 1956 में किया गया, ये जानने की जरूरत है। तो ये हुआ इसका। तो देखो, इसमें कुछ बताने की बात है ऐसा कुछ? अभी क्या है, इंटर स्टेट ट्रेड में अब जीएसटी का प्रोविजन है, तो इंटर स्टेट ट्रेड के लिए जीएसटी लगता है, लेकिन जीएसटी को यूनियन लिस्ट में देखो, लेकिन ऐसे केस में जीएसटी अब क्या हो गया है, मैक्सिमम जीएसटी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट, मतलब जीएसटी में क्या है कि अब सेंट्रल स्टेट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। जीएसटी कमेटी की जब भी मीटिंग होती है, जीएसटी काउंसिल की, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई कितना होना चाहिए। लेकिन पार्टिकुलरली इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स उस समय के हिसाब से देखा जाए तो टैक्स लगाने का था, सिर्फ क्या था, किसका था, ये सब यूनियन लिस्ट वाले सब्जेक्ट में सेंटर का, सेंटर का यूनियन लिस्ट में आता था, तो सेंटर का यहाँ था। अब है, अब तो जीएसटी लाकर बना दिया गया है, मैक्सिमम टैक्स को मर्ज कर दिया गया है, एक्सेप्ट कुछ कुछ को, कुछ सेस हो गए, कुछ फी हो गए, उस कुछ पोर्शन को छोड़कर बाकी मैक्सिमम को जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। अब जीएसटी में है जो जब भी होता है तो दोनों सेंटर स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है, दोनों की भागीदारी होती है, दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए। तो ये हुआ आपका 56 में एक और अमेंडमेंट हुआ, 7th अमेंडमेंट एक्ट देखो 56 में ही आप जानते हैं क्या, 56 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था। उस समय तक आज़ाद 56 तक कितने, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो नए स्टेट जो बने 14 स्टेट बने थे, और ऑलमोस्ट 6 यूनियन टेरिटरी बने थे, यूनियन टेरिटरी 14 स्टेट। तो 56 तक क्या था कि स्टेट को पार्ट, मतलब इंडिया को 4 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में स्टेट को ऑर्गेनाइज किया गया था। बताया है मैंने पहले, यूनियन टेरिटरी में चार्ट दिखाया गया था। पार्ट ए स्टेट में मैक्सिमम जो स्टेट है, पार्ट बी में कुछ आते थे ऐसे प्रिंसली स्टेट जिसमें लेजिस्लेचर है, पार्ट सी में प्रिंसली स्टेट आ गए जिसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं है, पार्ट डी में ऐसे स्टेट आते थे, मतलब यूनियन टेरिटरी वाले जो पार्ट है वो आते थे। तो 4 पार्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म कर दिया गया। देखो, एबॉलिश द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्टेट इनटू 4 कैटेगरी, पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट डी, ये वाला खत्म, एंड क्रिएट हुआ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। ये बता चुका हूँ, डिटेल पढ़ा चुका हूँ। एक्सटेंडेड द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ देखो 6 यूनियन टेरिटरी बनाया है, तो अब यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर भी मतलब जस्टिस के लिए कोई हाई कोर्ट चाहिए। अब सब लोग जैसे कि अगर ये बोलेंगे कि मुझे सबको अपना अपना हाई कोर्ट चाहिए तो कैसे होगा? तो दिल्ली हाई कोर्ट तो 1966 के आसपास बना, 66 में। बाकी बॉम्बे वाला और मद्रास वाला ये बहुत पहले, आई थिंक 1880 के आसपास में ही बना हुआ था, अंग्रेज के टाइम में ही, 1880 के आसपास में ही, 80-90 के आसपास है, 1880-90 के आसपास में ही, जो 3 हुए प्रेसिडेंसी वाले, पार्टिकुलरली बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता वाला। अच्छे, और ये अपना दिल्ली का 1966। तो अब हाई कोर्ट तो यूनियन टेरिटरी तैयार हो गया, तो अब बोला गया कि जो इनके यहाँ जो कोई पिटीशन जाएगा तो कौन से हाई कोर्ट के पास जाए। तो ये कहा गया एक्सटेंडेड द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी, जो नियर बाय जो स्टेट होंगे उनका जो हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट का जुडिक्शन इस यूनियन टेरिटरी पर भी होगा। जैसे
दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, जैसे अभी बता दो, उस समय ये यूनियन टेरिटरी भले क्रिएट नहीं हुआ था, हाँ नहीं क्रिएट हुआ था, जब ये 6 यूनियन टेरिटरी में दमन दीव दादर नगर हवेली नहीं था। अभी भी क्या है कि इसके जो क्लोज जो स्टेट है दादर नगर हवेली दमन दीव, इस किस हाई कोर्ट के आते हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। लक्षद्वीप जो है वो केरला हाई कोर्ट के अंदर। ये पौंडीचेरी मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। दमन अंडमान निकोबार कोलकाता हाई कोर्ट, कितना दूर है फिर भी, कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर। और चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। एंड लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट उसका होता है। तो ऐसे ऐसे यूनियन टेरिटरी हो गए, उसका ये हाई कोर्ट के बारे में प्रोविजन लाया गया। थर्ड देखो, प्रोवाइडेड फॉर द जुडिक्शन ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट, तो बता दिया। एंड एक्सटेंडेड द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी, ये भी हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, तो 2 और मोर स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट होगा भाई। तो नया नया स्टेट क्रिएट हुआ, उसमें नया हाई कोर्ट भी बनाना चाहिए, उतना ताम झाम में क्यों करें। तो ऐसा करते हैं कि तो इस समय के लिए चलो भाई 2 स्टेट को संभालने के लिए भी 2 और 2 अधिक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट संभाल ले। तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में उतने सारे स्टेट हैं, धीरे धीरे स्टेट हो गए, लेकिन गुवाहाटी अभी भी शायद गुवाहाटी में एक ही हाई कोर्ट है, जो बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है उसका जुरिडिक्शन है गुवाहाटी में, जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट का। और कौन 2 स्टेट है? पंजाब हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है, एक ही हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा का। बाकी मैक्सिमम देखो तो सबके अपने अपने हाई कोर्ट हैं। हाँ जी, तो अब है ये हुआ। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये मैंने एडिशनल जज और एक्टिंग जज बताया था। एडिशनल जज 2 ईयर के लिए होते हैं, पहले बता दिया था हाई कोर्ट में। अगर परफॉर्मेंस सही रहा तो उसको फिर परमानेंट जज के लिए अपॉइंट करते हैं। एक्टिंग जज हुआ, उसको बोलते हैं एक्टिंग जज, कोई जज की वैकेंसी है, मतलब हाई कोर्ट में को सफिशिएंट मात्रा में जजेज नहीं है, केसेस बहुत ज़्यादा है, तो किसी को जो जज के लिए पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं उनको एक्टिंग जज के लिए अपॉइंट किया जाएगा। कि जब तक कोई जज का परमानेंट अपॉइंटमेंट ना हो आप जज का काम संभालें। तो जज के लिए अगर वो जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे क्या होना चाहिए कि मिनिमम 10 ईयर आप लीगल प्रैक्टिस कर चुके हैं और कम से कम 5 ईयर जुडिशियल सर्विस में इसमें रह चुके हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कहीं जुडिशियल सर्विसेज में, और 35 ईयर एज एज नहीं है, इंडिया का सिटीजन हो, तो हाई कोर्ट का एक्टिंग जज बनाएंगे। अगर चाहे तो आपको परमानेंट कर दे, नहीं तो कोई परमानेंट किसी को ले आए तब आप जज नहीं रहेंगे। इसके अलावा रिटायर्ड जजेज का भी प्रोविजन है। रिटायर्ड जजेज को भी बुलाया जाता है कि आप यहाँ आए, अपना सेवा दें, सैलरी आपको फिक्स की जाएगी, प्रेसिडेंट जिस ना रखे वो अलग बात है। तो एक्टिंग एडिशनल जज का प्रोविजन जो रखा गया, देखिए इसी से जुडिशियरी के बारे में और स्टेट कोड रिओर्गेनाइजेशन वाला जो बातें हैं 56 में हुआ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको भी अपने आप में बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कहा जाता है। 7th को कहा गया है एंड 42 को कहा गया है, 46 को भी कहा गया है, और पंचायती राज वाला जो अमेंडमेंट किया गया ना 73rd 74th वो वाला, उसको भी बहुत बड़ा चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया है। ये 4 वाले को उस समय काफ़ी चेंजेस हुआ। तो इतना नया स्टेट बना तो उसके लिए शेड्यूल 1 में चेंज किया गया होगा, शेड्यूल 4 में चेंज किया गया होगा ना। शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 4 क्या है, सब चीज़ बता चुका हूँ। अब देखो ये है आपका 8th अमेंडमेंट 1960। इसमें ये याद करने वाली बातें हैं, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। हाँ जी, तो इसमें तो ये याद करने वाली बातें हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। न्यू सब्जेक्ट इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स, इतना याद रखोगे तो सही है, उस समय जोड़ा गया था। और 55 वाले में ये चलो कोई बात याद करने की ज़रूरत रखने की ज़रूरत नहीं है। अब है 860 वाली जो है 1960 में। देखो अगर आपको ईयर भी जहाँ याद करने की बातें कर रहा हूँ, ईयर भी याद हो ना, एग्जैक्ट नंबरिंग याद नहीं हो कि 5th 7th या 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो डेट और नंबरिंग साथ पूछा जाता है। तो भले नंबरिंग 7 8 भूल गए हो, लेकिन ईयर याद भी हो ना तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन मोस्टली। ठीक है, तो अब चलते हैं 60 में 8
8वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या रखा गया है? एक्सटेंडेड द प्रोविजन, एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडिया। मतलब यहाँ ध्यान दो, कुछ नहीं, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था तो ये था कि 10 ईयर के लिए रिजर्वेशन होगा SC ST का, ठीक। साथ में एंग्लो इंडियन को जो सीट 2 सीट दिए गए हैं पार्लियामेंट में, ये 10 साल के लिए, उसके बाद 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। ये हर बार 10 साल एक्सटेंड होता गया। आप देखते हो 2020 में, हाँ 2020 में एंग्लो इंडियन का सीट खत्म कर दिया गया। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नहीं 101st नहीं है, वो तो GST वाली है। चलो बाद में मैं डिस्कस करूँगा। 100 आपका सेकंड में आता है, 103rd में, शायद थर्ड में फोर्थ में, 103rd नहीं है, 104th का पार्ट है, 104 का, जिसमें SC ST को, वो तो हर बार एक्सटेंड होता गया 10 ईयर के लिए जो रिजर्वेशन है, लेकिन ये इसका जो है एंग्लो इंडियन का सीट वहाँ ख़त्म कर दिया गया। तो इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। 9th अमेंडमेंट एक्ट देख लो, यहाँ क्या है, इसमें कहा गया है 1960 में, फैसिलिटेट द सेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ बेरीवरी यूनियन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान एज प्रोवाइडेड इन द इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट। यहाँ नून और नेहरू एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। बेरवड़ी यूनियन के रिगार्डिंग डिस्प्यूट चल रही थी बार बार शुरू से ही कि बेरवड़ी यूनियन हमारा पार्ट है, हमारे अगर मैप को सीधा ले जाया जाए तो हमारे एरिया में पड़ता है, लेकिन आप कैसे कंट्रोल कर रखे हो। उस समय है जो कोई लाइन भी रेड क्लिप खींच के नहीं गए थे, ऐसा मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम है और इस एरिया से ही बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश वाला जो हमारा पाकिस्तान है। बहुत सारा मैटर चल रहा था। नू ने और नेहरू एग्रीमेंट किया कि ठीक है हम तुमको दे देंगे भाई। लोगों ने अपोज किया कि भाई ऐसे किसी का टेरिटरी आप कैसे इंडिया का टेरिटरी दे सकते हो, कैसे आप दे सकते हो, और स्टेट का भी पूछना पड़ेगा आपको, वेस्ट बंगाल का दे रहे हो तो अमेंडमेंट करना होगा। तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस लिया अंडर आर्टिकल 143। ये लॉ की बात थी, कानून को इंटरप्रेट करने की, लॉ और फैक्ट का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस ले सकता है, मतलब प्रेसिडेंट रेफरेंस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि भाई देश में ये हंगामा चल रहा है, क्या है बेटर, क्या होना चाहिए, क्या हम कोई टेरिटरी किसी को दे सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मेंशन है नहीं कि हम किसी को टेरिटरी या कंट्री को दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर दे सकते हैं लेकिन उसके लिए बिना अमेंडमेंट किए हुए नहीं दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो भी स्पेशल मेजोरिटी तो है ही इसमें, क्योंकि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। तो अमेंडमेंट किया गया और ये प्रोविजन डाला गया कि फैसिलिटेट द सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बेरीवरी यूनियन, इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरीवरी यूनियन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान एज प्रोवाइडेड इन द इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट या नेहरू नून एग्रीमेंट। नून वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और नेहरू हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। पहले भी डिस्कस हो चुका है, इसको जानने की ज़रूरत आपको है जी। 1960 में 9th अमेंडमेंट। अब चलते हैं एक क्वेश्चन, देखो इससे क्वेश्चन क्या बनता है। 2023 का क्वेश्चन है, रीड करो, थोड़ा रीड करो एक बार, उसके बाद बताता हूँ। देखिए, रिसेंटली 1-2 ईयर बैक का क्वेश्चन है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो फंडामेंटल राइट का किया गया है उसको काउंटर करने के लिए, उसको कम करने के लिए, ठीक है, उसको दबाने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया? तो है फर्स्ट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट। अब देखो, मैंने फर्स्ट अमेंडमेंट में बताया ना उतना,
तो 9 शेड्यूल बनाया गया कि फंडामेंटल राइट के लिए सब चिल्लाएंगे, उसके बारे में पहुंचेंगे, कोई ना हो। फिर सोशली बैकवर्ड क्लासेस को स्पेशल देंगे प्रोविज़न, तो उसमें भी फंडामेंटल राइट का लोग बोलेंगे इन्फ्रिंजमेंट है ये सब वो सब। तो सबसे बड़ा जो ये सब चीज़ शुरू से कहाँ पनपा, फर्स्ट अमेंडमेंट। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। देखो इतना पुराना अमेंडमेंट वाली बातें क्वेश्चन 2023 में आया। अब 42nd अमेंडमेंट में क्या है, 44 अमेंडमेंट में क्या है, वहाँ भी बहुत सारे बातें फंडामेंटल राइट से है, लेकिन क्वेश्चन है क्या, फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। उस समय फंडामेंटल राइट नया बना था, उसमें एक्सेप्शन वाली क्लॉजेज नहीं थी। धीरे धीरे एक्सेप्शन वाला क्लॉजेज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही एक्सेप्शन वाली क्लॉजेज जोड़ते गए हम लोग अमेंडमेंट कर करके। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर जो आपका होगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो कितने लोगों को लगा कि 42nd अमेंडमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बहुत सारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, 44th अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट भी कर दिया गया। 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए, लेकिन जो शुरू में हुआ और मेजर तरीके से जहाँ से स्टार्ट हुआ, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम। तो बिलीव किया गया मैक्स वाइडली किस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इसको ओवर करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में मैक्सिमम जो बातें आपको बनाई गई है, बाकी सब में बातें जो लिखी गई है अमेंडमेंट किया गया कई चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन फर्स्ट में जो किया गया है मैक्सिमम किस चीज़ से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए, उसमें एक्सेप्शन लाने के लिए। देखो सब ट्रेडिंग राइट स्टेट ने लिया, रिस्ट्रिक्शन लाए इसके आधार पर फंडामेंटल राइट में, 9 शेड्यूल जोड़ा, 31A एक्ट बनाया, इसमें भी फंडामेंटल 14(9) का किसी का इन्फ्रिंजमेंट हो, सरकार प्रॉपर्टी ले लेती है तो उसको नल एंड वॉइड नहीं माना जाएगा, ये भी 14(19) का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। और इकोनॉमिकली सेक्शन के लिए जो स्पेशल क्लास स्पेशल रिजर्वेशन बना रहे हैं, स्पेशल एडवांटेज दे रहे हैं, उसमें 15, 16 उसका भी इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जितने सब चीज़ है इसमें फंडामेंटल राइट को ही उसको काउंटर करने के लिए ही ये सब बनाया है। क्या क्लियर है? तो इतना क्यों मैंने बका, समझ में आया? तो देखें, अगर ध्यान नहीं दिया हुआ ना, ऐसे ही चले गए हैं ना, तो कोई भी सोचेगा कि यार बड़ा सा चेंजेस हुए हैं, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे बातें हुए हैं ये सब, लेकिन फर्स्ट में क्या क्या लाया गया वो ध्यान में ही नहीं है। तो देखो फर्स्ट में मेनली काउंटर करने के लिए उसको लाया गया था ये सब चीजें। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन। अच्छा यार क्वेश्चन आ जाता है। The ninth schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership। कब इंट्रोड्यूस हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया 9th शेड्यूल, उससे प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे? सबसे पहला ऑप्शन है। तो ये ऐसे में क्या है कि कितने लोग कंफ्यूज हो गए, सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू दिया है। एग्जैक्ट ध्यान है 9th शेड्यूल, जवाहरलाल नेहरू तो नहीं होगा भाई, क्योंकि यूपीएससी का जनरली क्वेश्चन होता है कि अगर वो कोई ऑप्शन अगर स्टार्टिंग में दे रहे हैं, एकदम लग रहा है कि ये ऑप्शन है, एकदम ऐसे ही झलक गया, तो सोचो कुछ ना कुछ वो फंसाया है, कुछ ना कुछ उसमें सोचने की बात है, क्योंकि इतना आसानी से अगर ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शन में यूपीएससी नहीं देते, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईआईटी हो या मेडिकल हो, एमबीए हो, कुछ भी एग्जाम आप देखोगे, मतलब एमबीए बोल रहा हूँ, आईआईएम में हो गया, अगर कोई क्वेश्चन इजी अपियर हो रहा है और आंसर भी सबसे फर्स्ट में दिया हुआ, तो सोचो कि यार कुछ तो ट्विस्ट है, सोचने की बात है। तो यहाँ तो कितने लोगों को ध्यान में नहीं आया कि 9th शेड्यूल लाया कब गया था, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, सिर्फ जानते हैं 9th शेड्यूल। अगर ध्यान अमेंडमेंट के लिए नहीं दिया हो, इस चैप्टर में भी नहीं गए हो, तो साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शायद मैंने वहाँ भी बताया था। तो ये ऑप्शन होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। अब देखो जी, 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 2003 का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है आपका 2019 का क्वेश्चन है। क्या कोई क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है? कुछ देखो रिपीटेशन थोड़ा उसी क्वेश्चन को अलग वे में पूछा गया,
पूछा गया ना अलग वे में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट अमेंडमेंट। तो क्लियर सी बात है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए कि कैसे पूछा जाता है। अब है जी, ये है आपका, थोड़ा बड़ा किया जाए तभी कुछ होगा। देखो, 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 का, 10th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या है, 10th में इनकॉर्पोरेट किया गया 61 में। तो किसको इनकॉर्पोरेट किया गया, इनकॉर्पोरेटेड, क्या हो गया इसको, देखो, इनकॉर्पोरेटेड दादर एंड नागर हवेली इन द यूनियन 1961 में। ऐसे भले ना याद हो, ये अमेंडमेंट एक्ट की जब बात नहीं है, 10th अमेंडमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, ईयर याद करने की जरूरत है 1961 में। कैसे, देखो, मैंने बताया 56 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक, 56 के बाद मैंने यूनियन एंड स्टेटरी पढ़ाया था, तो मैं बता दे रहा हूँ। 60 में क्या हुआ, गुजरात स्टेट क्रिएशन हुआ महाराष्ट्र से अलग होकर 60 में। 60 से पहले क्या हुआ था कि 54 में ही, 54 के आसपास में ही दादर नगर हवेली के लोग हैं ना, अपने आप को पोर्तुगीज से लिबरेट करवा लिए, वहाँ से पोर्तुगीज भगा दिए, और एक एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ रूल कर रहा था 1954 से। 61 में दादर नगर हवेली को हमने इंडिया में मर्ज करके इंडियन यूनियन में मर्ज कर लिया, 61 में दादर नगर हवेली। 54 में ही हमने फ्रेंच ने हमको पौंडीचेरी सौंप दिया था, वहाँ भी एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे चल रहा था। 50 और 61 में इसको इंक्लूड किया। 61 में ही हमने गोवा एंड दमन द्वीप को, पोर्तुगीज को बोला कि तुम तो दादर नगर हवेली छोड़ दिए, अब इसको भी छोड़ो, अब जाओ। पुलिस एक्शन हमने किया, उनको छोड़ने के लिए मजबूर किया, और गोवा दमन द्वीप को 61 में पोर्तुगीज से लेकर अपने कब्जे में किया था। 61 में दादर नगर को हमने इंडियन यूनियन में ले लिया, 54 में छोड़ कर भगा दिया, लेकिन इंडियन यूनियन में मर्ज नहीं किया था। यह है आपका दादर नगर हवेली। गोवा दमन दीव वाली बात है 61 में हुई, 61 में उनका हुआ। यहाँ 61 में भले इंडियन यूनियन में आया, लेकिन हमने 54 में भगा दी। देखो, गोवा दमन दीव की बातें कर रहा हूँ ना, तो 61 में ही सब कांड हो गया था, लेकिन ये अमेंडमेंट एक्ट ला के 62 में इनको इनकॉर्पोरेट किया गया अगले साल में। लेकिन 61 62 के आसपास भी ईयर जानोगे तो उतना सा आंसर आप कर लोगे। ये है 61 में इसको मर्ज किया गया, मतलब इनकॉर्पोरेट किया गया, अंदर लाया गया, मतलब अपने इंडियन यूनियन में दादर नगर हवेली को। बता दूं, दादर नगर हवेली गोवा एंड दमन दीव का काम हुआ, पौंडीचेरी का 54 में गए, 61 62 में हमने अपने में मर्ज किया, मतलब इंडियन यूनियन में। अब है 60 में 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरात बना 60 का, 61 का बात ये सब हो गया। अब 62 में देखोगे क्या हो, 63 में हम नागालैंड स्टेट का क्रिएशन हुआ, नागालैंड पहले से हंगामा शुरू किए थे, 63 में उनको मिला। उसके बाद आता है 63 के बाद आगे बढ़ोगे तो 71 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कुछ बना दिया गया था। उसके बाद 71 को स्टेट बनाया गया था, सॉरी 71 के बाद आता है 71 से पहले 69 में ही 1969 में मेघालय स्टेट को ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया था, असम के अंदर, मतलब असम स्टेट के अंदर ही तुम रहोगे, अपना एक यूनियन, अपना एक स्टेट लेजिस्लेचर तुमको मिलेगा, असेंबली रहेगा, तुम्हारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, लेकिन आप हो असम में। लेकिन 72 में क्या हुआ, MTM मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, ये तीनों को स्टेट वोट दिया गया 72 में। 72 के बाद आते हैं हम 74 में, कहाँ है सिक्किम वाली बात, सिक्किम को हमने चोग्याल वोग्या डायनेस्टी से हमने अपने में लिया। 75 में हमने सिक्किम को है जो एक सबऑर्डिनेट स्टेट बनाया इंडिया में, लेकिन वो लोग चाहे कि सबऑर्डिनेट स्टेट हमको डिक्लेयर मत करो, हमको पूरा स्टेट वोट चाहिए।
तो 76 में हमने सिक्किम को अपने पूरा स्टेटहुड दे दिया, 76 हो गया वहाँ। उसके बाद आता है 87 की कहानी। 87 में मी आर, मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा, इनको स्टेट दिया गया 87। 87 के बाद आता है कौन सा, 2000 में क्रिएट हुआ क्या क्या, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। 2000 के बाद 2014 में तेलंगाना क्रिएट हुआ, एंड 14 के बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड इसका दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, इसको मर्ज, जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। ये चला आपका टाइम पीरियड। पहले बता चुका हूँ मैंने, ऐसे यहाँ बोला है, ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा उलझन में मत पड़ना, हर चीज़ बताया गया है। पीछे वाला चैप्टर यूनियन एंड टेरिटरी, वहाँ मैंने डिटेल बताया था। यार अभी चुभने लग गया यार ये। देखो अब है 11th अमेंडमेंट 61 का ही। ये अमेंडमेंट में कुछ याद रखने की बातें हैं या नहीं, देखो। चेंज द प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बाय प्रोवाइडिंग कॉलेज इंस्टीड ऑफ ए ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कहा क्या, इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था ना, तो लोकसभा राज्यसभा कैसे कैसे होता है कि ज्वाइंट सेशन और वोटिंग होती थी। तो यहाँ तो लोकसभा के लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लोग वोट होंगे उनकी तरफ से आएगा, तो जिसकी पार्टी की गवर्नमेंट है उसके वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। यहाँ कहा गया कि नहीं, लोकसभा में अलग वोटिंग होगी, राज्यसभा में अलग वोटिंग होगी। तो अब ज्वाइंट मीटिंग नहीं होगी, अब है चेंज द प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग कॉलेज इंस्टीड ऑफ ए ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द, अब ज्वाइंट मीटिंग नहीं होगा। अब है कॉलेज, मतलब टोटल नंबर ऑफ, हर कोई को वोट अलग अलग वोटिंग होगा, मतलब सीक्रेट बैलेट, इतने मेंबर को माना जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है पता है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा से भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ यहाँ जितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो सब पार्टिसिपेट करेंगे इसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो ज्वाइंट मीटिंग वाली बात नहीं, ऐसे सब लोग मेंबर हैं, सब वोटिंग होगा, जो डिसाइड होंगे सब लोग आए, ऐसे वोट चलेगा। तो यहाँ भी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है। तो ये बैटर था 61 का। अब देखो, प्रोवाइडेड दैट इलेक्शन, प्रोवाइड ये है आपका, प्रोवाइडेड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन द अपॉर्चुनेट इलेक्टोरल कॉलेज। अपॉर्चुनेट नहीं, अप्रोप्रिएट इलेक्टोरल कॉलेज। कहने का मतलब ये है कि अगर इनका, ये पढ़ना भी है आपको, कि अगर इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन में अगर कहीं कोई सीट जैसे एमपी की, एमएलए की, या किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई सीट वैकेंट है, या कहीं असेंबली का चुनाव पेंडिंग है, तो इस ग्राउंड पर कि सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इलेक्शन कैसे हो गया, और इस बेसिस पर इलेक्शन को नल एंड वाइड किया जाना चाहिए, ये ग्राउंड नहीं होगा। यानी कोई वैकेंसी है सीट में, एमपी का या एमएलए का, लोकसभा में, राज्यसभा में, या किसी स्टेट के असेंबली में, तो इस बेसिस पर आपको नल एंड वाइड इलेक्शन को, नल एंड वाइड प्रेसिडेंट के इलेक्शन को नल एंड वाइड नहीं कहा जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको जानने की जरूरत है, प्रोवाइडेड दैट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये वाला। सेकंड पॉइंट 61 में ऐसा कुछ अमेंडमेंट लाया गया था। फर्स्ट पॉइंट जरूरत नहीं है, लेकिन सेकंड पॉइंट जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है। और सेकंड पॉइंट जानने की जरूरत मतलब ऐसे भी ये एक्ट के बेसिस पर नहीं, नॉर्मल में भी, और कोई इलेक्टोरल कॉलेज में कोई वैकेंसी है, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जितने मेंबर है वो कॉलेज कहलाया, ग्रुप समूह को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें कोई वैकेंसी सीट है, तो इस आधार पर इलेक्शन को नल एंड वाइड नहीं कहा जा सकता कि सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मेंबर खाली थे, सीटें खाली थी। तो ये नॉर्मल वे में, भले आर्टिकल, ये अमेंडमेंट ईयर से याद ना हो, लेकिन ये स्टेटमेंट को याद रखने की जरूरत है। अब है 12th अमेंडमेंट 1962 का। ये देखो 62 में वही मैंने बोला, इन गोवा, दमन एंड दीव को इनकॉर्पोरेट किया गया, अपने में इंक्लूड किया गया, ठीक है। गोवा, दमन एंड दीव को 62 में। गोवा को स्टेटहुड कब दिया गया, 87, मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा, 87 में गोवा को। तो गोवा के लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है पता है ना, देखो 371
स्पेशल प्रोविजन किसको है 371 में? महाराष्ट्र एंड गुजरात को। 370A में स्पेशल प्रोविजन नागालैंड के लिए, 371B में असम के लिए, 371C में मणिपुर के लिए, 371D एंड ई आता है आंध्र तेलंगाना, ठीक। आंध्रा के लिए, तेलंगाना के लिए सिर्फ डी है, और डी एन ई उसके लिए। एफ किसके लिए है? सिक्किम के लिए। GHI मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा के लिए GHI, ठीक है, ये आता है इसका। और 371J आता है कर्नाटका आंध्रा, जो कर्नाटका हैदराबाद वाला जो रीजन है उसके लिए आता है 371J के लिए। तो ये है स्पेशल प्रोविजन वाली आर्टिकल। तो आर्टिकल वाला में गोवा में क्या है कि 371GHI जोड़कर क्या है कि डिफरेंट सेक्शन जो ऑफ पीपल हैं, गवर्नर को इंश्योर करना है कि उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो। इनको कम से कम मिनिमम 30 लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट होगा। तो ऐसा प्रोविज़न डाला गया है। गवर्नमेंट जॉब में या एजुकेशन में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो जो टेरिटरी पीछे रह गए हैं उस पर ध्यान देना है, उनको आगे बढ़ाना है। ऐसे कोई खास बहुत ज़्यादा प्रोविज़न नहीं है, ऐसे प्रोविज़न जोड़ा गया है गोवा के लिए। तो ये हुआ यहाँ। अब देखो ईयर तो याद रखने की जरूरत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ईयर अमेंडमेंट कौन सा नहीं, ईयर जानने की जरूरत है। अब है 62 में आगे एक 13 अमेंडमेंट हुआ। 62 में गिव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू नागालैंड एंड मेड अ स्पेशल प्रोविजन फॉर इट। तो नागालैंड के लिए 62 बता चुका हूँ। 62 अमेंडमेंट हुआ, लेकिन शायद 63 के आसपास इसको नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा मिला। वो नागालैंड बहुत ज़्यादा पहले से परेशान कर रहे थे, वहाँ के लोग हैं जो अपोज कर रहे थे इस चीज़ को। स्पेशल स्टेटेड ट्वांसिंग एरिया, हिली एरिया, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए काउंसिल होगा, ऑटोनोमस काउंसिल होगी, ऐसे ऐसे है। सब चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उनकी अपने ऑटोनोमस काउंसिल होगी, उस आधार पर इलेक्शन होगा, वो लोग ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, गवर्नर को रिपोर्ट भेजेंगे, गवर्नर से डिमांड करेंगे, गवर्नर उस एरिया के लिए ध्यान रखेगा, उनका अपना लोकसभा असेंबली में उनका रिप्रेजेंटेशन हो, हर ट्राइब से है, हर एरिया का, इस सब चीज़ से इसके लिए प्रोविज़न नागालैंड के लिए जोड़ा गया है। तो एनसेंग एरिया, ये सब वर्डिंग मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये है नागालैंड का। अब देखो उसके बाद आता है, देखो 62 में पता नहीं कितना अमेंडमेंट किया यार, 11, 12, 13, 14। तो ईयर याद रखने की जरूरत है। अब 62 में देखो एक और है, इनकॉर्पोरेटेड पुडुचेरी इन द इंडियन यूनियन, बता चुका हूँ। 54 में फ्रेंच दे दिए, तब तक चलते रहा एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए। हमने इंडियन यूनियन में 62 में मर्ज कर लिया। और प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ, ये सब हिमाचल का, मणिपुर का, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी। पुडुचेरी को जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिया 62 में ही दे दिया। और दिल्ली को कब मिला? 92-93 के आसपास में मिला दिल्ली को लेजिस्लेटिव, अपना काउंसिल अपना लेजिस्लेचर। लेकिन पुडुचेरी को सोचो इतना पहले। अब बाकी डिफरेंट स्टेट को कब मिला ये याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं यार, भूल जाओगे, छोड़ो वो नहीं। सिर्फ पुडुचेरी वाला बात, और पुडुचेरी को कब इनकॉर्पोरेट किया, ईयर की बात, कौन सा अमेंडमेंट के जरिए, ये भी जानने की जरूरत नहीं, ईयर जानो बस, काम खत्म। उतना ही जानने, इतना ही याद करने की कोशिश करो जितना याद रह जाए। तो अब है 63 वाली बात। तो 15 अमेंडमेंट एक्ट, 15वां। तो इसमें देखते हैं क्या है। देखो ये है enable the high court to issue writ to any person or authority, even, थोड़ा इसको और ऐसे, enable the high court to issue writ to any person or authority even outside its territorial jurisdiction if the cause of action
अराइज विद इन इट्स टेरिटोरियल लिमिट। ये पहले ही बता चुका हूँ, हाई कोर्ट को राइट है रिट इशू करने का, सिर्फ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए नहीं, अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट को भी। लेकिन सिर्फ ऐसे देखो, ऐसे पर्सन के लिए नहीं जो इसके टेरिटरी में हो। मैंने पहले बताया था कि उस पर्सन का नेक्सस उस केस से है, लेकिन वो पर्सन किसी अदर टेरिटरी में है, किसी अदर स्टेट में है, उसके लिए भी इशू कर सकता है रिट। जैसे देखो, टेरिटोरियल जुडिक्शन बताया गया, इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइज विद इन इट्स टेरिटोरियल लिमिट। किसी पर्सन को किडनैप कर कर, ठीक है, जैसे कोई पर्सन है यूपी का पर्सन, किडनैप करके महाराष्ट्र में भेज रखा गया है, हैबियस कॉर्पस का पिटीशन डाला गया, या महाराष्ट्र के पुलिस उसको वहाँ है, सॉरी, महाराष्ट्र के पुलिस ने उसको जेल में बंद करके रखा है, यूपी के फैमिली ने यूपी में पिटीशन डाला हाई कोर्ट में, तो यूपी का हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस पिटीशन डाला गया, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो रिट इशू जारी कर सकती है हैबियस कॉर्पस का, कि पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को या महाराष्ट्र पुलिस को, सॉरी, महाराष्ट्र पुलिस को वहां डायरेक्शन दे सकती है कि यहाँ से गायब हुआ है पर्सन, यहाँ का रहने वाला है, तो इसको आपको यहाँ के कोर्ट में अपियर करवाना है। तो ये कहा, वही मतलब हुआ कि इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइज विद इन इट्स टेरिटोरियल लिमिट, तो इसके टेरिटोरियल लिमिट का पर्सन है, यहाँ का पर्सन किडनैप हुआ है, मतलब यहाँ से अरेस्ट किया करके वहाँ ले गए हैं, इस पर्सन को आपको भले यहाँ से भले वहाँ नहीं ले गए, फिर भी पर्सन यहाँ का है, सब चीज़ यहाँ रहता हो, वहाँ गया कोई बात के लिए, वहाँ उसको अरेस्ट किया गया, तो भी उस पर्सन को यहाँ, क्योंकि उसका नेक्सस इस टेरिटरी से है, यहाँ के टेरिटरी से है। तो सिंपल वे में एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो ये एक तो यहाँ जान जाओ कि रिट इशू करने का सिर्फ अपने टेरिटरी का, हाई कोर्ट का अपना ही स्टेट का नहीं है, दूसरे स्टेट के लिए भी रिट इशू कर सकता है, लेकिन जब कॉज ऑफ एक्शन उसका अपने स्टेट से रिलेटेड हो, यहाँ से कुछ ऐसा मैटर हो जो हमारे इसके अपने स्टेट से रिलेटेड हो, तो ही नॉर्मल वे में याद रखोगे बातें, स्टेटमेंट जानने की जरूरत है बातें। और ये कौन सा अमेंडमेंट से किया गया, कम से कम 63 में ये प्रोविजन डाला गया था, ये है। तो अब देखो, फिर सेकंड पॉइंट है इसमें सेकंड पॉइंट क्या आता है कि इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। तो देखे, इंक्रीज द रिटायरमेंट ऑफ एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेज फ्रॉम 62 टू 62 ईयर। तो अभी जो जजेज का रिटायरमेंट एज जो है, यानी इस पीरियड में देखो जजेज के लिए बहुत सारे जो मैक्सिमम आप देखोगे कि जजेज के लिए प्रोविजन इस अमेंडमेंट में 63 वाले अमेंडमेंट में जुडिशियरी के लिए बहुत सारे प्रोविजन डाले गए। तो बताते हैं, देखो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज है 65 ईयर है, हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स है। आप देखोगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर का रिटायरमेंट एज है चेयरमैन का, जो 65 ईयर है, या 6 ईयर का उनका पीरियड है, अदरवाइज 65 ईयर जो भी पहले अटेंड कर लें। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का 62 ईयर का है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन का जो है 65 ईयर का है, एंड 6 ईयर का उनका भी पीरियड है, 10 ईयर 6 ईयर या 65 ईयर जो पहले हो जाए। ऐसे ही CAG का भी है 65 ईयर और 6 ईयर, और कोर्ट वाले में और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले में 62 ईयर है एज ऑफ रिटायरमेंट। अब देखो 62 में रिटायर होंगे, लेकिन 62 से पहले अगर उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया तो फिर रिटायर नहीं होंगे, वो कंटिन्यू कर रहेंगे। अभी रिसेंटली एक पेपर में आया था क्या कि जिस दिन एक हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट था, दिल्ली हाई कोर्ट के जज का, तो आज रिटायर हो रहे हैं, मान ली मॉर्निंग में ऐसे, मतलब आज रिटायर हो रहे हैं, और उसी दिन उनको सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट दे दिया गया। तो आज के दिन तो जज से यहाँ से 62 ईयर एज कंप्लीट हो गया, रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आज ही उनको सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बना दिया गया, ठीक है, तो या आज नहीं तो कल भी अगर बना दिया होता,
तो अब कब तक जज रहेंगे? 65 ईयर तक रहेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज 65 ईयर तक रहेंगे। तो अब है 65 ईयर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कितने, उनका मिनिमम एज क्या होना चाहिए? कोई एज नहीं है कि 35 ईयर का मिनिमम होना चाहिए। ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल प्रैक्टिस में, और जुडिशियरी में क्या है कि कम से कम मिनिमम 5 ईयर का जुडिशियरी एक्सपीरियंस हो उनको। तो और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रह चुके हो। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का जजेस के बारे में। तो हाई कोर्ट का जजेस का ये। अब देखो इसमें और कुछ है। प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेज ऑफ द हाई कोर्ट एज एक्टिंग जज, ये तो बताया हूँ शायद। रिटायरमेंट जजेज ऑफ द हाई कोर्ट एज एक्टिंग जज ऑफ द सेम कोर्ट। मतलब पहले था कि रिटायर्ड जजेज को, पहले था एक्टिंग जज के बारे में और एडिशनल जज के बारे में। अब यहाँ क्या जोड़ दिया कि जो रिटायर्ड जज है, जो मैंने पहले बोला था ऐसे, रिटायर्ड जजेज को दोबारा सेम कोर्ट में कहा जा सकता है कि वापस आइए, अभी जज नहीं है, उसने सीट खाली है, आप यहाँ अपना सेवा दें, सैलरी उसके लिए डिसाइड की जाएगी, अलाउंस क्या मिलेगा वो। लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी जो फैसिलिटी है घर का, गाड़ी का, वो सब। लेकिन ये बेसिस पर कि आपको आए हैं तो इसको पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा, और सैलरी भी बाकी जजेज को जो ऐसे मिलती है वो ऐसे नहीं, उसके लिए सैलरी जो फिक्स किया जाए, जिस पर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की तरह हो गया। तो ये हुआ इसके लिए। तो इसमें देखिए जुडिशरी के लिए सारी बातें ऐड की गई, ये सब आपको हाईकोर्ट वाले चैप्टर में पार्टिकुलरली ये मेंशन भी है, वहाँ पढ़ना भी है। तो ये जानोगे कि कौन से वाले ईयर वाले अमेंडमेंट 63 में अमेंडमेंट जो हुआ उस अमेंडमेंट से। और नंबरिंग 15-15 भूल जाओगे, लेकिन 63 कम से कम याद रखो कि 63 में बहुत सारे जुडिशियरी के लिए, पर्टिकुलरली हाई कोर्ट के लिए काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। फोर्थ पॉइंट में देखो, प्रोवाइडेड फॉर कंपनसेटरी अलाउंस फॉर जजेज हु आर ट्रांसफर फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। मैंने बताया था कि जज को ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र में कैसे कैसे जजेज का ओपिनियन चाहिए, जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ जा रहे हैं वहाँ, इसमें कुछ कंपनसेटरी अलाउंस एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं। तो ट्रांसफ़र हुआ है तो भाई बहुत सारी चीज़ें उनको शिफ्ट करना, ये करना हो, तो उसके लिए अलाउंस फिक्स किया गया है। कितना अमाउंट है वो डजेंट मैटर, इतना जानने की जरूरत है, ये सब चीज़ें यहाँ डाला गया। enable the retired judge of a high court to act as ad hoc judge of the, देखो, provided for appointment of retired judge of the high court as acting same judge, acting judge in the same court, and enable the retired judge of a high court to act as ad hoc judge of the supreme court। मतलब जो हाई कोर्ट के जज जब रिटायर हुए हैं, या तो सेम कोर्ट में उनको एक्टिंग जज के लिए भी रखा जाए सेम कोर्ट में, ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे जज को एडहॉक जज के लिए, मतलब अनौपचारिक तरीके से एडहॉक बेसिस पर कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ पर्पस के लिए, कुछ उनको या रखा जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। ये है प्रोसीजर। तो देखिए, फिर है प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसीजर फॉर द डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जज का एज कैसे डिटरमाइन करना है, इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, तो ये प्रोसीजर इसमें बनाया गया। ये पूरा मेंशन नहीं है क्या प्रोसीजर है, कैसे एज डिसाइड होगा, या बोन मैरो या कार्बन डेटिंग थोड़े करेंगे, या बोन मैरो एग्जामिनेशन थोड़े करेंगे, या कहते बोन बोन कहते हैं बोन एनालिसिस किया जाता है एज डिटरमाइन करने के लिए। वो फोरेंसिक मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में पढ़नी होती है। बहुत सारा तरीका होता है कि दांत कितने हैं उस बेसिस पर एग्जामिन होता है, एज क्या हो सकता है, वो मरे हुए के लिए कह रहा हूँ। और बोन के बेसिस पर कितने सूचर्स हैं, कितने जोड़े लगे हुए हैं बोन में, तो तरीका होता है। बोन की कितनी चौड़ाई है, कितनी मोटाई है, कितनी लेंथ है, तो उस बेसिस पर मेल का हो सकता है, फीमेल का हो सकता है, एज कितनी हो सकती है। खासकर सूचर्स बीच बीच में कहीं कहीं होते हैं, बोन में थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं, कब फ्यूज हो गए, जुड़ गए, स्पेस बढ़ गए, उस बेसिस पर ऐसे एज डिजाइन करने का क्या प्रोसेस रहेगा। या 10th का सर्टिफिकेट देखोगे आप, वोटर कार्ड देखोगे आप, और उसके अलावा 11th में, 12th में, सब जगह जो हुए क्या आपने मेंशन किया है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया तो उसमें क्या डेट है, वो सब होगा मेंशन। और क्या रहेगा इसमें,
तो ये ऐसे मेंशन है, लेकिन इतना जानोगे ये सब वाला पॉइंट जज जुडिशरी के बारे में जितना जितना जोड़ा गया, तो कौन से ईयर में सेक्टर 3 में ये बहुत सारे बातें हाई कोर्ट और जजेस के लिए थोड़ा जोड़ी गई, इतना कम से कम रफली ऊपर ऊपर याद रखोगे। अब है जी आपका नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr. Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचिए मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC।